सभी को नमस्कार। मैं मनीष शुक्ला। आज हम कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, समुदाय आधारित पुनर्वास, एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये अपने आप में एक बृहद टॉपिक है। इस पर जितनी भी चर्चा की जाए कम है। कुछ पार्ट में, 2 से 3 पार्ट में हम वीडियोस को शेयर करेंगे पुनर्वास से संबंधित, समुदाय आधारित पुनर्वास से संबंधित। अगर इसी कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन की बात करें तो सबसे पहले भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1952 में समुदाय आधारित पुनर्वास संचालित किया, या भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1952 में समुदाय आधारित पुनर्वास की एक रूपरेखा रखी। और अगर हम दूसरे बिंदु में कहें कि 1973 में ही मदुरई में सबसे पहले समुदाय आधारित पुनर्वास की शिक्षा का पहला कदम उठाया गया। यानी इसके दिशा में सबसे पहले समुदाय आधारित पुनर्वास यानी कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन के संदर्भ में के पक्ष में पहला कदम मदुरई 1973 में उठाया गया। इसमें 2 विशेषज्ञ, जान और रॉबर्ट जेकल ने इस योजना की शुरुआत, जिसका नाम है रूरल रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर द ब्लाइंड, इसकी शुरुआत करी। और खास करके इसकी शुरुआत ग्रामीण अंचल पर पुनर्वास, दृष्टिबाधितों के लिए पुनर्वास केंद्र के रूप में की गई। 1978 में अलमाता ने एक घोषणा करी कि अगर पुनर्वास अच्छी तरीके से करना है तो व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में प्रचार करना, निवारण तथा उपचारात्मक और पुनर्वास संबंधी देखभाल शामिल होनी अति आवश्यक है। अगर व्यापक रूप में समुदाय आधारित पुनर्वास की प्रक्रिया सम्मिलित करनी है तो व्यापक स्तर पे स्वास्थ्य प्रचार यानी उपचार कह सकते हैं, इसे हम ट्रीटमेंट या जागरूकता हम कह सकते हैं, निवारण, उपचारात्मक और पुनर्वास संबंधी देखभाल शामिल होनी चाहिए। नेक्स्ट, आप ग्राम पुनर्वास समिति का गठन 1983 की रचना में साइट सेवर द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वासन के रूप में आरंभ किया गया। साइट सेवर एक यूनाइटेड नेशन की नेशनल फंडिंग प्रोजेक्ट है, जो खास करके विभिन्न दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में कार्य करती है, विभिन्न पहलुओं पर जोर देती है। एक कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन का एक प्रोजेक्ट है जो ग्राम यानी ग्राम अंचल, जो ग्राम में रहने वाले, गांव में रहने वाले और पुनर्वास से संबंधित वो दिव्यांग जनों के लिए ये कार्यक्रम संचालित होता है। 1985 में डीआरसी यानी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर या रिहैबिलिटेशन सेंटर की शुरुआत भारत सरकार और यूनिसेफ के योगदान से आरंभ हुई। यानी भारत में 1985 में डीआरसी यानी जिला पुनर्वास केंद्र की शुरुआत भारत सरकार और यूनिसेफ के योगदान से आरंभ हुई पहली बार। 1992 में, आप जैसा कि जानते हैं सभी लोग, 1992 में आरसीआई यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की संरचना पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य करने की शुरू हो चुकी थी। उससे पहले इसकी रचना हो चुकी थी एक सोसाइटी के रूप में। इसमें 1 माह, 3 माह और 1 वर्ष का समुदाय आधारित पुनर्वास यानी सीबीआर में डिप्लोमा प्रशिक्षण प्रोग्राम संचालित किया जा चुका था। यानी उसके दौरान ही इसमें 1 वर्ष, 3 माह और 1 माह का डिप्लोमा प्रोग्राम, जो सीबीआर आधारित यानी समुदाय आधारित पुनर्वास, जो जागरूकता प्रोग्राम के संदर्भ में
स्टार्ट हो चुका था विकलांगता के क्षेत्र में। 1994-95 में भारत सरकार ने एक विकलांग बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय नीति विकास का उद्देश्य लेकर सामने आई, जिसमें पुनर्वास कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत स्क्रीनिंग, पहचान, मूल्यांकन, प्रशिक्षण, प्रबंधन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा। इसमें पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन, स्क्रीनिंग, विभिन्न प्रकार की किस तरीके से डिसेबिलिटीज हैं उनको पहचानना, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, जो इफेक्ट प्रभाव पड़े, जो स्क्रीनिंग और पहचान के द्वारा जो भी उन्हें प्रशिक्षण दिया गया, उन्हें पुनर्वास किया गया, उसके तहत उसका मूल्यांकन करना, असेसमेंट करना, प्रशिक्षण, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, व्यावसायिक वोकेशनल प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने जैसे प्रावधान इसमें रखे गए। 1995 में ही भारत सरकार ने चिकित्सीय पुनर्वास के मार्गदर्शी परियोजना यानी पायलट प्रोजेक्ट मेडिकल रिहैबिलिटेशन चलाया। यानी 1995 में भारत सरकार ने एक चिकित्सीय पुनर्वास संस्थान से कोलैबोरेशन करके मार्गदर्शिका में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया, जो खास करके पायलट प्रोजेक्ट मेडिकल ऑन रिहैबिलिटेशन के नाम से चलाया गया। इसका कार्यभार अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान को बाद में 1995 में ये चलाया गया, और साथ ही साथ इस पायलट प्रोजेक्ट को, जो पायलट प्रोजेक्ट ऑफ मेडिकल रिहैबिलिटेशन था, उस पायलट प्रोजेक्ट को अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान को सौंप दिया गया। 1995 में ही पीडब्ल्यूडी एक्ट को बढ़ावा दिया गया। खास करके पीडब्ल्यूडी एक्ट में समान अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी जैसे कुछ तत्व थे। उन तत्वों को और 14 अध्यायों में बटा हुआ था। उन अध्यायों को और उन स्लोगन को बढ़ाने के लिए खास करके डिसेबिलिटी सेक्टर में एक समुदाय आधारित पुनर्वास था, जिसको यह बढ़ावा देने के लिए पीडब्ल्यूडी 1990 एक्ट में समुदाय आधारित पुनर्वासन को बढ़ावा दिया गया। क्योंकि ये जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था वो खास करके पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट यानी उन दिव्यांग जनों के लिए था, जिनके अधिकार, समान अवसर और अधिकारों का संरक्षण, पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करता था। और उसी को बढ़ावा देने के लिए यानी जन विकलांग तक पहुंचाने के लिए समुदाय आधारित पुनर्वासन यानी समाज स्तर पर, ग्रामीण अंचल पर ये ऐसे कार्यक्रम संचालित करे गए। 1998 में भारत सरकार ने समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना यानी सीबीआर स्कीम की शुरुआत करी। समुदाय आधारित पुनर्वास योगदान अनुदान एमएसजेई द्वारा निर्मित भारतीय यानी राष्ट्रीय विकलांगता नीति 2006 सीबीआर को बढ़ावा दिया गया। एमएसजेई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा, इसमें मंत्रालय ने दीनदयाल योजना के तहत गैर सरकारी संस्थाओं को बढ़ावा दिया, जिसमें कपाट समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम संचालित किए गए। सीबीआर फोरम जर्मनी की एक प्रसिद्ध संस्था विजीरियो के सहयोग से कैरिटास इंडिया के माध्यम से सीबीआर प्रोग्राम यानी कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन को बढ़ावा दिया। कैरिटास एक समुदाय आधारित पुनर्वास था, जिसमें कुछ ऐसे बिंदु और पहलुओं को ध्यान में रखा गया जो दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में इस संचालन क्रिया को बढ़ाता था। सीबीआर फोरम जर्मनी के एक प्रसिद्ध संस्था मिजीरियो के सहयोग से कैरिटास इंडिया के माध्यम से सीबीआर को बढ़ावा दिया गया, जिसमें इसे बाद में फोरम की स्थापना करी गई। और यह कार्यक्रम खास करके उन दिव्यांगजनों के लिए था, उन दिव्यांगजनों के विकास हेतु था, और उनका संरक्षण करने के लिए जो गैर सरकारी संस्थाएं थीं उसे इनमें बढ़ावा देने के लिए इन कार्यक्रमों को संचालित किया गया। समुदाय यानी समुदाय का अगर हम अर्थ देखें तो कम्युनिटी
कम और म्यूनस यानी एक साथ सेवा करना से कम्युनिटी यानी समुदाय की कल्पना होती है। समुदाय का तात्पर्य एक साथ मिलकर सेवा करना यानी कम्युनिटी। अगर हम समुदाय की बात करते हैं तो समुदाय में एक साथ या एक संगठन के रूप में जहाँ लोग व्यक्ति रहते हैं उसे हम समुदाय कहते हैं। समुदाय सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन है। यानी समुदाय अगर हम कहें तो समुदाय सामाजिक जीवन का एक संपूर्ण संगठन है। अगर हम नेक्स्ट में भी समुदाय की चर्चा करें तो समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है। एक स्थान पर मिलकर समान हितों व गतिविधियों पर कार्य करना, यह समुदाय की एक रूपरेखा में सम्मिलित होता है। अगर हम पुनर्वास की बात करें तो पुनर्वास यानी पुनः धनवास यानी रिहैबिलिटेशन। पुनर्वास का तात्पर्य सुधार व विकास से है। पुनर्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की स्थिति यथावत, यानी अगर हम पुनर्वास की चर्चा करें तो पुनर्वास यानी पहले वाली स्थिति से बेहतर दूसरी स्थिति को बनाना। अगर हम उदाहरण लें, किसी बच्चे को वैसाखी से चलता है तो उसे व्हील चेयर दिला देना उसकी पुनर्वास प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। कोई डंडे से चल रहा है, कोई एक ब्लाइंड बच्चा है जो लकड़ी के सहारे चल रहा है, उसे हम ब्लाइंड फूल स्मार्ट केन या लॉन्ग केन हम दिला दें तो उसका हम रिहैबिलिटेशन कुछ हद तक कर देते हैं। यानी चाहे वो शिक्षा की प्रक्रिया में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में पुनर्वास की प्रक्रिया की जा सकती है। शिक्षा, समाज, सोसाइटी या मैन पावर, हेल्थ, टेक्निकल, किसी भी क्षेत्र में पुनर्वास की प्रक्रिया की जा सकती है। पुनर्वास अपने आप में एक बड़ा शब्द है। रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की स्थिति में यथावत सुधार करने से है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यावसायिक आदि चीजें शामिल हैं। यानी और भी चीजें शामिल हो सकती हैं। बोगार्डस के अनुसार अगर हम समुदाय की परिभाषा देखें तो समुदाय एक सामाजिक समूह है जो एक निश्चित विशेष क्षेत्र में रहता है, यानी एक भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, एक विशेष जगह रहता है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना रहती है, यानी बी फीलिंग, ये हमारे हैं, ये हमारे गांव के हैं, ये मेरे मित्र हैं, यानी बी फीलिंग की भावना सम्मिलित होती है। माइकाइवर कहते हैं कि जहाँ कहीं भी छोटे व बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हैं, सिर्फ विशेष हित ही नहीं बल्कि समान जीवन की मूल दशाओं में भाग लेते हैं, उसे हम समुदाय, उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। यानी कहीं भी एक छोटे समूह बड़े समूह के रूप में रहें और एक साथ किसी हित या कर्मकांड, पूजा पाठ में सम्मिलित हों, किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हों, तो उसे हम समुदाय, उस समूह को हम समुदाय की संरचना देते हैं। अगर हम पुनर्वास की परिभाषा दें डॉक्टर एलन के द्वारा, पुनर्वास वह प्रक्रिया है जो दैनिक जीवन के कामों में अनावश्यक क्षमताओं को वापस पाने या सुधारने में मदद करती है, उसे हम पुनर्वास कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अगर हम देखें, पुनर्वास को उन उपायों का एक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे उन व्यक्तियों की मदद की जाती है जो विकलांगता का अनुभव करते हैं या उन्हें विकलांगता होने की संभावना हो। यानी अगर हम कहें पुनर्वास एक सामान्य व्यक्ति की भी जरूरत है, वह अगर विकलांगता या किसी भी कार्य करने में अक्षम है तो उसे पुनर्वास की आवश्यकता है उस कार्य प्रगति को बढ़ाने के लिए। फिर कोई भी हो, पुनर्वास हर व्यक्ति को हर समय आवश्यकता अनुरूप दिया जा सकता है। यानी अनुभव करते हैं या उन्हें विकलांगता होने की संभावना है जिससे वे अपने वातावरण में पारस्परिक क्रिया करते समय अधिकतम कार्यात्मकता को प्राप्त कर सकें। यानी अगर हमें संभावना है कि हम किसी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं तो पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है,
रिहैबिलिटेशन उस स्थिति में ले आ खड़ा करता है जहां से जीवन की क्रियाएं संचालित करने में कुछ हद तक आसानी हो जाती है। एनपीई यानी पुनर्वास एक संपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रक्रिया तरीके और कार्यक्रमों को शामिल कर दिव्यांग व्यक्तियों को समाज व शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। रिहैबिलिटेशन वह प्रक्रिया है जहां पर हम शिक्षा और समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं किसी व्यक्ति को जो पिछड़ा कुचला या कमजोर या दुर्बल व्यक्ति है। पुनर्वास के उद्देश्य हम क्या कह सकते हैं? पुनर्वास के उद्देश्य में समावेशन की स्थिति को कायम करना, यानी पुनर्वास का सबसे पहला उद्देश्य है इंक्लूजन करना। नंबर 2, अधिगम के स्तर में सुधार लाना, यानी अगर हम लर्निंग दे रहे हैं किसी को तो उसमें इंक्रीमेंट दिखना चाहिए, उनमें सुधार दिखना चाहिए। व्यवहारिक और भौतिक एवं चिकित्सीय में सुधार आना, यानी हम किसी को पुनर्वास दे रहे हैं तो उसके व्यवहार में और भौतिक में और चिकित्सीय में, यानी भौतिक शल्य चिकित्सक में भी सुधार आना चाहिए। उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी चीजों में सुधार आना चाहिए। व्यवहारिकता में भी पूर्ण भागीदारी, समान अवसर और अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए, यानी जो उनके राइट हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के राइट हो, चाहे आरपीडब्ल्यूडी के राइट हो, चाहे नेशनल ट्रस्ट के राइट हो, चाहे उनके संविधान के कुछ अधिकार हों, उनके सभी अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए। संदर्भित योजनाओं, अभियानों, नीतियों का निर्माण करना, यानी जो भी उनके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं, नीतियां बनाई जा रही हैं आदि से उनके उद्देश्य की पूर्ति हो सके। विभिन्न स्थितियों को सुधार करना, यानी जो भी उनके पुनर्वास के उद्देश्य होने चाहिए उनसे स्थितियों का सुधार हो सके। विभिन्न हितकारों का निर्माण करना, यानी विभिन्न ऐसे स्टेक होल्डर निर्मित करना जो पुनर्वास की प्रक्रियाओं को उद्देश्यपूर्ण बना सके, औचित्यक बना सके। सामाजिक रूढ़वादी विचारधारा को दूर करना। नेक्स्ट है सामाजिक रूढ़वादी विचारधारा को दूर करना। सामाजिक रूढ़वादी विचारधारा जो ऐसे मनोवृत्ति वाले व्यक्ति जो रूढ़वादी विचारधारा अपनाए होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कोविड-19 में ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन ना तो लगवा रहे हैं और ना ही दूसरे को लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कोरोना को एक महामारी के रूप में नहीं ले रहे हैं, इसलिए बाहर निकल रहे हैं, दूसरों से डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं, यानी कई सारी, जैसे कि अगर हम एक रूढ़वादी विचारधारा और लें तो रूढ़वादी विचारधाराओं में आप ये जानते हो सभी लोग कि पोलियो जब लगना शुरू हुई थी तो लोगों के मन में एक रूढ़वादी विचारधाराएं जन्म ले ली थी कि ये इसका नुकसान होगा, लेकिन आज हमारा भारत पोलियो मुक्त है। उन रूढ़वादी विचारधाराओं को हमारे स्टेक होल्डरों द्वारा, यानी जो शिक्षक हैं, माता पिता हैं, सोशल वर्कर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके द्वारा हम इन रूढ़वादी विचारधाराओं को दूर किया जा सकता है। पुनर्वास की प्रक्रिया यानी रिहैबिलिटेशन की प्रोसेस क्या है? समस्या और आवश्यकता की पहचान करना, यानी हम इसके प्रोसेस को अच्छा अपनाना चाहते हैं तो उसकी समस्या आवश्यकता को पहचानना हमें आवश्यक होगा। समस्याओं को संशोधित और सीमित करने वाले कारकों से संबंधित होता है पुनर्वास की प्रक्रिया। हस्तक्षेपों की योजना, कार्यान्वयन और समस्या, यानी जो हस्तक्षेप है उस कार्यान्वयन करने की क्रियाओं में सम्मिलित होता है जो समस्या के समाधान को नियोजित कर सके, कार्यान्वित कर सके, यानी ऐसा
जो हमारे पास समस्या है उस समस्या का निदान, कार्यान्वयन और समस्या ऐसी योजना बनाई जाए कि हमें उस समस्या के तहत निजात मिल सके। प्रभावों का आकलन, यानी हमारे जो हमने ट्रीटमेंट किए समाज पर सामुदायिक आधारित पुनर्वास के तहत, उस पर हमें आकलन करना कि हमारा कितना असेसमेंट करना, इवैल्यूएशन करना कि कितना प्रभावशाली आकलन रहा, कितने लोग इससे प्रभावित हुए, कितने लोगों को लाभ पहुंचा, इसके बारे में एक प्रभावशाली आकलन करना। लक्ष्य और समस्याओं और उद्देश्यों, मध्यस्थी, यहाँ पर लिखा हुआ है मध्यस्थी को परिभाषित करना, यानी किसी भी गोल टारगेट को अगर हम लेते हैं, मध्यस्थता को परिभाषित करें तो उचित उपायों का चयन करें। जब हमें गोल लेना है, कोई लक्ष्य और टारगेट हमारे पास हो, तो उसे हम पहले अपने पास रीड डाउन कर लें, अपने पास एक समराइज कर लें, जिससे हम समस्या और उपायों का चयन जब हम किए रहेंगे तो हम लक्ष्य और उस समस्याओं का निदान स्टेटमेंट के हिसाब से कर लेंगे। यानी जैसे हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो हम पूरा एक चेकलिस्ट बना लेते हैं, उसी तरीके से कि हमें क्या क्या कब क्या करना है। पहले समस्या, देन उसके कुछ ट्रीटमेंटल समाधान, डाटा एकत्रण, देन हम जिससे इवैल्यूएशन तक की मूल्यांकन की प्रक्रिया तक पहुंच जाएं। रिसर्च, जैसे रिसर्च में 5 कंपोनेंट होते हैं, उसी तरीके से कंपोनेंट ऑफ CBR, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल, लाइवहुड और एम्पावरमेंट। यानी एजुकेशन काफी अच्छा कंपोनेंट है कि हम कई सारे, अगर हम एजुकेटेड हैं तो हम CBR की प्रक्रियाओं में बेहद अपना योगदान दे सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। हेल्थ यानी स्वास्थ्य, ये सभी 5 आधारभूत संरचनाएं हैं कि बिना इसके CBR संभव नहीं हो सकता। सशक्तिकरण, जीवन शैली, सामाजिक, यानी समाज के बिना पुनर्वास की प्रक्रिया संभव ही नहीं हो सकती। अगर हम पुनर्वास का क्षेत्र देखें, रिहैबिलिटेशन, आप एजुकेशन ऑफ रिहैबिलिटेशन की बात करें तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं। शैक्षिक पुनर्वास से तात्पर्य समाज के सभी वर्गों को आवश्यकताएं, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा प्रदान कर शैक्षिक उपलब्धि को बेहतर बनाना है, जिससे व्यक्तियों को समाज व बच्चों को तथा स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि को मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। यानी पुनर्वास की प्रक्रिया, शैक्षिक पुनर्वास की प्रक्रिया में हम उन आवश्यकताओं को रखते हैं जिससे हम शैक्षिक उपलब्धि यानी अचीवमेंट को बेहतर बना सकें, जिसमें समाज व रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य आदि के द्वारा हम शैक्षिक मुख्य धारा में उन्हें जोड़ा जा सके। शैक्षिक पुनर्वास के कुछ घटक, कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन यानी स्वीकार्यता। आज हम सभी लोग ऑनलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लासेस हम करते हैं। अगर कोई बच्चा किसी को स्वीकार नहीं होगा तो हम उसका पुनर्वास नहीं कर सकते, अधिगम को बेहतर नहीं बना सकते, उसको वातावरण नहीं दे सकते, उसका अनुकूलन नहीं कर सकते, उसकी शैक्षिक शिक्षण सहायक सामग्री को नहीं रख सकते, ना क्रियान्वित कर सकते हैं। लेकिन अगर सकारात्मक दृष्टिकोण होगा उस बच्चे का तो स्वीकारिता और सहभागिता उसके अधिगम और वातावरण और शिक्षण सहायक सामग्री को भी बेहतर बना सकता है एक शिक्षक। यानी सकारात्मक दृष्टिकोण अगर होगा तो बच्चों की ऑनलाइन क्लास या प्लेटफॉर्म की स्वीकार्यता होगी, यानी हम सब करेंगे ऑनलाइन क्लास और उससे हमारा अधिगम वातावरण भी बनेगा और हम अनुकूलित कर लेंगे अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अधिगम करने के लिए, और उस पर हम विभिन्न प्रकार के TLM से अग्रसित होंगे, यानी सीखने के लिए अग्रसित होंगे या अग्र
होंगे और वह कार्य शिक्षक द्वारा पूर्ण होगा। जिस तरीके से इसमें स्टेक होल्डर आप देख रहे होंगे कि एक बच्चा, एक जो विशेष शिक्षक है, एक डेफ ब्लाइंड बच्चा है, उसके साथ कुछ ऐसी गतिविधियां कर रही है जो साइन लैंग्वेज में, जिसे समझाने का प्रयास एक विशेष शिक्षक कर रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि स्पेशल एजुकेटर या स्पेशल एजुकेशन में 1:8 का रेशियो विशेष शिक्षक, यानी एक विशेष शिक्षक पर 8 बच्चे, यानी 8 स्पेशल बच्चे ही होते हैं। एक रिसोर्स टीचर यानी संसाधन कक्ष जो शिक्षक होता है, वो उसे हम इंटीडेंट टीचर भी कहते हैं, घुमक्कड़ टीचर भी कहते हैं। वो इसमें आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं, विभिन्न टाइप के बच्चे हैं, बुजुर्ग बूढ़े सभी हैं। एक पुनर्वास की प्रक्रिया में रिसोर्स शिक्षक अपनी भूमिका किस तरीके से निर्वहन कर रहा है, यानी समानता के आधार पर उसे इक्वलिटी, यहां पर सभी, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो ना हो संसाधन, जिससे हम पुनर्वास की प्रक्रिया को हम कर सकें। सोशल रिहैबिलिटेशन यानी सामाजिक पुनर्वास की प्रक्रिया हम विभिन्न चरणों में हम करते हैं, विभिन्न घटकों के दौरान करते हैं, जिसमें सामाजिक पुनर्वास से तात्पर्य दिव्यांग बच्चों या बालकों को समान और स्वाभिमान, यानी उनके स्टेटस को भी पुनर्स्थापित कर उनकी सामाजिक समावेशन कर उन्हें समाज व शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। सामाजिक पुनर्वास के कुछ घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, जिसमें स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, सामाजिक समावेशन और सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा। अगर हम किसी की सामाजिक स्वास्थ्य की चर्चा अगर हम करें तो उसे हम सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक समावेशन और उस सशक्तिकरण द्वारा हम उसे सामाजिक न्याय की बात हम कर सकते हैं। इस कोविड-19 के दौर में अगर हमें सामुदायिक, विभिन्न प्रकार के समुदाय विकास कार्यक्रम भी संचालन किए जा रहे हैं। एक रिहैबिलिटेटर अपनी क्रियाओं को अच्छे से अवगत कराकर, अच्छे से आपको सशक्तिकरण कर उस समायोजन की प्रक्रिया में सम्मिलित करता है, जिसमें सामाजिक दायित्व, सामाजिक सुरक्षा करना, ये हमारा भी दायित्व है, जिससे हम सशक्त तभी हो सकते हैं, एम्पावर तभी हो सकते हैं, जब हम सामाजिक समायोजन और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान रखते हुए इस कोविड-19 के दौर में हम तभी सशक्त बन सकते हैं। और न्याय तभी हो सकता है हमारे प्रति जब हम जस्टिस अपने साथ, सामने वाले के साथ, समाज के साथ कर रहे हो, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। जिसमें सोशल वर्कर आप देख रहे होंगे कि एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ बच्चा, एक सपोर्टर यानी सोशल वर्कर उसे अंदर कर रहा है। दूसरी वाली चित्र में आप देख रहे होंगे एक मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर एक ब्लाइंड बच्चे को चलाना सिखा रहा है। रिहैब प्रोफेशनल्स एक नुक्कड़ नाटक कर रही है। व्यवसायिक पुनर्वास के क्षेत्र ये हैं। फिजिकल यानी भौतिक पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन। चिकित्सा एवं पुनर्वास चिकित्सा की वह शाखा है जिसके उद्देश्य निर्बलता या अक्षमता वाले बच्चों के जीवन में सकारात्मक क्षमता व गुण क्षमता, कार्यात्मक क्षमता और गुणवत्ता को बढ़ावा एवं पुनर्स्थापित करना, जिससे समाज की मुख्यधारा में जोड़ा जा सके। भौतिक पुनर्वास के कार्य या कंपोनेंट्स जिसमें एड्स और उपकरणों की फिटिंग, भौतिक चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा, व्यवसायिक चिकित्सा और वाणिज्य चिकित्सा को सम्मिलित किया गया। यानी जो भौतिक चिकित्सा है उसमें स्पीच यानी भौतिक चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, एड्स और उपकरणों की फिटिंग, यानी ऐसे अगर कोई घटक आप में हैं तो ऐसे उपकरणों को
एक समुदाय आधारित पुनर्वास के तहत जागरूकता अभियान चलाया जाता है। भौतिक चिकित्सा, वाणी चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा और व्यावसायिक चिकित्सा से आप परिचित होंगे। वाणी चिकित्सा यानी स्पीच थेरेपिस्ट, वोकेशनल ट्रेनर और फिजिकल रिहैबिलिटी या फिजिकल या हम कह कि ट्रीटमेंट, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा और नेत्र चिकित्सा, ये हमारे स्टेक होल्डर होते हैं जो हमारे लिए हितकारक हम कह सकते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे स्वस्थ रहने के लिए कार्य करते हैं। अगर हम इसकी कंक्लूजन निकालें तो जो सामुदायिक जो पुनर्वास होता है समुदाय सशक्तिकरण का एक माध्यम है। पुनर्वास की प्रक्रिया सामुदायिक सशक्तिकरण का एक माध्यम है जो समाज के व्यक्तियों और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए शैक्षिक पुनर्वास, आर्थिक पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक पुनर्वास और मनोसामाजिक पुनर्वास आदि दिए जाते हैं। तभी हम सशक्त भारत और सशक्त समाज की कल्पना करी जा सकती है। थैंक यू। आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।